हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जीआईसी यूपी में जो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की जो वैकेंसी आई थी उसकी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उसका एग्जाम 20 जून को होने वाला है अभी तक, और जो पीजीटी और आप टीजीटी, ठीक है, इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था सरल रेखा का, ठीक है। तो सरल रेखा के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले वगैरह समझे थे, और आज हम लोग सरल रेखा से थोड़ा सा ऊपर आते हैं और 3D रेखा पढ़ते हैं। कौन सी रेखा पढ़ेंगे? 3D, ठीक है। ठीक है, 3D रेखा का मतलब क्या हो गया? जिसमें जो तीनों डायमेंशन से जाती है, ठीक है। अगर आप अपने रूम में बैठे हैं तो आप अपने रूम का एक कॉर्नर देखिए, ठीक है, कोई भी एक कोना देखिए, उस कोने पर अगर हम लोग कोई रेखा गुजार दें वहां से, तो फिर वो रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी? 3D हो जाएगी, ठीक है। और 3D रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है, कैसे समझेंगे? 3D रेखा होती है और ये इंटर लेवल मैथमेटिक्स से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन हम लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि ये 3D रेखा है, ठीक है। तो 3D रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। जो ये रेखा होती है ये 3D रेखा होती है, ठीक है। कौन सी रेखा होती है? 3D रेखा होती है, और इसमें तीन डायमेंशन होते हैं, x1, y1 और z1 का, ठीक है। यानी कि तीनों अक्षर से ये x y z से जाती है, ठीक। तो ये हो गई हमारी 3D रेखा का, ये हो गया व्यापक समीकरण। अब बात आती है दो 3D रेखाओं के बीच दूरी कैसे निकाली जाती है, और दो 3D रेखाओं के बीच में कोण कैसे निकाला जाता है, तो वगैरह इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर आपको विषमतली रेखाओं का समीकरण पता है, अगर आप 3D रेखा को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप विषमतली रेखाओं से भी इस क्वेश्चन के कुछ चीजों को समझ सकते हैं। और विषमतली रेखा का समीकरण क्या होता है? a प्लस लैम्डा बी, ठीक है। ये होता है हमारा विषमतली रेखाओं का समीकरण। तो इसमें हम लोग इस रेखा को भी पढ़ेंगे, ठीक है। विषमतली रेखाओं के समीकरण, उनके बीच के कोण, उनके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, हम लोग ये भी समझेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 3D रेखा की बात करेंगे, और जो रेखाएं क्या बनाती है? एक युग्म बनाती है, ठीक है। एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा और उसमें बताएगा कि आप इसको दिखाइए कि ये दो रेखाओं का युग्म है इसके अंदर, तो वो भी आज ही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए ये रेखा हमारी दी हुई थी, तो अगर हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं, यानी कि x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1 तथा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z1 अपॉन c2। अगर ये कोई दो रेखाएं दी हैं, ठीक है, तो इनके बीच देखिए कोण कैसे निकलेगा, इनके बीच कोण। अच्छा, एक चीज और भी, कभी कभी क्या होता है, कुछ जो कोण होते हैं, एंगल होते हैं, वो cos थीटा में दिए रहते हैं और कुछ एंगल दिए रहते हैं sin थीटा में। तो हम लोग कैसे समझेंगे? या तो आप रट्टा मारिए कि cos थीटा किसमें लगाना है, किसमें sin थीटा लगाना है, ठीक है। और या फिर आप क्या करिए, थोड़ा सा समझिए। तो जहां पे सेम एक जैसी बातें होती हैं, ठीक है, एक जैसे जहां पे लोग होते हैं, उनके बीच अगर आप कोई भी संबंध स्थापित करो तो कैसे निकलेगा? सेम निकलेगा ना। तो बिल्कुल हूबहू वही चीज है कि देखिए जब दो रेखाएं हैं, क्या है? दोनों रेखाएं हैं, तो इसका मतलब इसके बीच में लगेगा cos थीटा। क्या लगेगा? cos थीटा। दो समतल हैं तो फिर एंगल किसके बीच निकलेगा? cos थीटा में। दो सदिश हैं, एंगल किसके बीच में निकलेगा? cos थीटा। यानी कि सेम बातें जहां पे होती हैं, दोनों बातें सेम, यानी कि रेखा रेखा, समतल समतल यानी प्लेन, ठीक है, या फिर सदिश सदिश वेक्टर, है ना, तो इनके मध्य क्या लगता है? हमेशा cos थीटा लगता है। और विपरीत चीजें होती हैं, जैसे एक 3D रेखा है और एक समतल, तो उनके बीच कैसे कोण निकलेगा? तो sin थीटा के पदों में निकलेगा। किसमें निकलेगा? sin थीटा के पदों में निकलेगा। एक सदिश है और एक समतल, कोण किसमें आएगा? sin थीटा में आएगा, ठीक है। जहां पे अपोजिट चीजें होती है वहां पे sin थीटा में एंगल निकलता है, और जहां पे सेम चीजें होती है वहां पे एंगल cos थीटा में निकलता है। तो फार्मूला याद करने का एक ये जो ट्रिक थी, ये आप लोगों के बीच है। तो देखिए दोनों रेखाएं, इसका मतलब एंगल किसमें आएगा? cos थीटा में आएगा। किसमें आएगा? cos थीटा में आएगा। तो देखिए ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है हमको, तो a1 a2, b1 b2, c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर,
C2²। ठीक है, तो ये कोण निकालने के हम लोगों का एक फॉर्मूला है। अब जैसे दोनों रेखाएं लंब है, परस्पर लंब है, तो आप यहाँ पे जो cos 90 रखेंगे और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो cos 0 में इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 0 में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक शर्त आपकी निकल आएगी A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर 0 निकल आएगा। जब क्या होंगी, यदि परस्पर लंब है, यदि परस्पर रेखाएं क्या है, लंब है। ठीक है, तो शर्त कौन सी निकलेगी, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ठीक है, और अगर समांतर है तो समांतर में जानते हैं हम लोग क्या हो जाता है, समांतर में रेखाएं यहाँ पे कोण 0 हो जाएगा। जब कोण 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एक शर्त आ जाएगी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है, तो समांतर के लिए आपका ये वाली एक शर्त आ जाएगी। अगर ये चीज बराबर बराबर है तो इसका मतलब रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कोण निकालने का तरीका। अब बात आती है कि इनके बीच में जो ये रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला काफी बड़ा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, और एक अभी तरीका और भी बताएंगे कि इसको 3D रेखा को समतली रेखा में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इनके बीच दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ठीक है, और अपॉन √। अब काफी बड़ा फॉर्मूला है, a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर, b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर, a1 c2 - a2 c1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला है इसकी दूरी निकालने का, काफी बड़ा फॉर्मूला है। इससे आप लोग लगाएंगे काफी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इससे एक आसान तरीका भी आप लोगों के लिए है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए देखते हैं। अगर कोई भी 3D रेखाएं दी हैं तो इनके बीच दूरी, एक हम लोगों ने विषमतली रेखाओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है, a2 - a1 b1 × b2 बटे b1 × b2 का मॉड और इसका टोटली मॉड। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है, इसका मतलब सूत्र पढ़ा है। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए ये सूत्र पढ़ा है तो 50 बार अलग अलग रेखाओं के लिए अलग अलग सूत्र याद करने से अच्छा है कि एक ही सूत्र में हम लोग लगाना सीखें। तो इस रेखा को क्या करें, इसको विषमतली रेखा में कन्वर्ट करते हैं। तो विषमतली रेखा कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, आपको जितने ऊपर वाले फंक्शन है वो सब a के फंक्शन है। क्या है वो सब a के फंक्शन है, यानी कि क्या हो जाएगा, x1i y1j z1k। ठीक है, और प्लस लैम्डा, और जितने नीचे वाले फंक्शन है सब किसके हैं, b के फंक्शन है। तो a1i + a2j a1 b1 c1 k। ठीक है, तो एक रेखा ये बनी। इसी टाइप से दूसरी रेखा भी बनेगी, x2i y2j z2k प्लस म्यू a2i b2j और c2k। तो देखिए इस टाइप से हमने इस रेखा को इन रेखाओं में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला वाला जो पोर्शन है वो क्या है, a1 का है। जो दूसरा पोर्शन है वो क्या है, a2 का है। ये किसका है, b1 का है ये, और ये किसका है, b2 का। ठीक, तो बस आपको इस मामले में रख देना है। तो आप दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। भाई समतली रेखाओं के मध्य जो दूरी निकालते हैं, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं जीआईसी में और पीजीटी में, ज्यादातर क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, और केवल पीजीटी में मोस्टली क्वेश्चन जो है इससे आए हुए हैं। ठीक है, 3D रेखा से आए हुए हैं। तो दोनों रेखाएं पढ़ेंगे हम लोग, समतली रेखा भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। तो दोनों के लिए दूरी का फॉर्मूला यही है। भाई ये रेखा इस टाइप से दी है, एक दूसरी रेखा मान लेते हैं, इसने कोई और दी है, ये a1 b1 के हैं और ये a2 म्यू b2। तो इसमें क्या, ये रेखा इस टाइप से, देखिए अब इनको फॉलो कर रही है। पहली वाली रेखा इसको फॉलो कर रही है और दूसरी रेखा किसको फॉलो कर रही है, इसको फॉलो कर रही है ना। तो दोनों रेखाओं को इस मॉडल में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपके पास दो रेखाओं के मध्य की दूरी निकल आएगी। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा और इनके मध्य भी आसानी से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। और अगर इनकी बात करें, इनके मध्य कोण कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए दोनों विषमतली रेखाएं हैं ना, तो इसका मतलब cos थीटा ही लगना है और आपको a से कोई मतलब नहीं है ना। तो b1 डॉट b2
बटे मॉड V1 और मॉड V2। इससे लगाएंगे तो आपका इसमें दो विषमतली रेखाओं के मध्य भी कोण निकल आएगा। ठीक है, तो कोण और दूरी निकालने का ये भी तरीका हो गया इसके लिए, और ये 3D रेखाओं के लिए निकालने का तरीका, दूरी निकालने का दोनों का कॉमन एक ही तरीका है। अगर आप इस दिशा से लगाते हैं तो फटाफट इसको कन्वर्ट करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो इसको फटाफट कन्वर्ट करके तुरंत इस फॉर्मूले से लगाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा दिक्कत रहती है। आप मॉड निकालिए फिर अंडर रूट निकालिए, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कंपटीशन का जमाना है, तो फटाफट इससे आंसर जल्दी निकल आएगा। तो इस टाइप से ये थी 3D रेखा। इसके बाद हम लोग सरल रेखा युग्म की बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये सब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिखा हुआ है दो रेखाएं हैं, 3D रेखाएं जो दिया हुआ है, और इनके बीच कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने में देखिए पहला ऑप्शन हमने बताया था ना कि दोनों अगर सेम जैसी कंडीशन है, सेम दोनों रेखाएं ना, तो इनके बीच में कोण निकालना है, तो कॉस में ही आंसर आएगा। तो पहला आंसर तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब बचे हमारे पास बी सी डी, हो सकता है नन ऑफ दीज भी आ जाए इसमें से, हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है नन ऑफ दीज ना आए या आए। तो अभी कॉस के दो फंक्शन है, इसलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसकी जब हम लोग तुलना करेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए ऊपर तो हमारा इससे कोई भी इसका जो रिलेशन होता है नहीं होता है एंगल में, हाँ, तो कॉस थीटा लगाएंगे, कितना आएगा बच्चों, a1 a2 यानी 1 × 3 प्लस b1 b2। इसका रिलेशन थोड़ा सा तब चेंज हो जाता है, जैसे इसके गुणांक में कोई भी नंबर लगा है तो इसको यहाँ से खत्म करते हैं तो अपॉन में लग जाता है, तो उस रेखा को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, आसान दिया हुआ है, फटाफट इसका आंसर आएगा। तो 1 × 3 फिर कितना आएगा, 2 × -2 3 × 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 और 3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 9 -2 का 4 और 1 का 1। तो ऊपर कितना हो गया 3 - 4 प्लस 3 बटे 9 4 13 14 है ना, रूट 14, और ये भी हो जाएगा रूट 14। ये हो गया कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर बच्चों कितना आएगा 3 3 6 6 - 4 बराबर 2 और रूट 14 कितना हो जाएगा 7 बचेगा। तो थीटा बराबर बच्चों कितना आएगा कॉस इनवर्स 1/7 है ना। तो कॉस इनवर्स 1/7 वाला जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से देखिए एंगल का कितना आसान था। तो इससे हम लोगों ने क्या किया, फटाफट इसका आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सरल रेखा युग्म, देखिए एक द्विघात समीकरण आपको दिया रहेगा। द्विघात समीकरण दो तरीके से इक्वेशन बनाता है। एक तो आपका किसी न किसी बिंदु से जब जाएगा तब द्विघात समीकरण, तो उसका मॉडल जब किसी बिंदु से जाएगा तब मॉडल आपका आएगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण दिया है। अब इसमें पता करना है कि दो सरल रेखा युग्म व्यक्त करता है या नहीं। तो अगर हम लोग डेल्टा चेक करेंगे, डेल्टा कैसे चेक करते हैं, abc प्लस 2fgh प्लस सॉरी नहीं माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² बराबर 0। अगर ये वैल्यू, ठीक है, abc 2fgh और माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² बराबर 0, अगर ये जो समीकरण है बराबर 0 की वैल्यू को संतुष्ट करता है तो ये दो सरल रेखा युग्म व्यक्त करेगा। ठीक है, दो सरल रेखा युग्म व्यक्त करेगा। तो उसमें देखिए जो दो रेखाएं, इसमें कौन कौन सी दो रेखाएं हैं, कोई भी दो रेखाएं है ना, कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर दो रेखाएं इसमें छुपी हुई हैं तो देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि इनके मध्य जो है, ये जो सरल रेखा युग्म है इसके मध्य कोण कैसे निकालते हैं। तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, अच्छा सबसे पहले एक मूल बिंदु वाली रेखा पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर बताते हैं इसको। तो अगर ये दो रेखाएं व्यक्त करता है, लेकिन अगर यही समीकरण कोई मूल बिंदु से जाता है, ठीक है, तो समीकरण कितना आएगा, मूल बिंदु से जब जाएगा ax²
प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर बराबर 0। तो ये मूल बिंदु से होकर जाने वाले जो सरल रेखा युग्म इसमें व्यक्त होंगे, तो ये रेखा समीकरण आएगा इसका। ठीक है, ये रेखा समीकरण है, ये मूल बिंदु से जाता है लेकिन दो सरल रेखा युग्म को व्यक्त करता है। ठीक, तो इसमें आप देखिए जब दो सरल रेखा युग्म व्यक्त हो रहे हैं तो देखिए दो सरल रेखाएं कौन कौन सी आएंगी, a1x प्लस b1y। तो मान लेते पहले वाले की पूर्णता कितनी है m1 और दूसरे वाले की पूर्णता कितनी है m2। तो इनकी पूर्णताओं का योग यानी कि m1 प्लस m2 कितना आएगा, -2h/a आएगा। कितना आएगा, -2h/a। ठीक, और इनकी पूर्णताओं का गुणनफल कितना आएगा, तो आएगा b/a। ठीक, तो इस टाइप से इनकी पूर्णताओं का गुणनफल और योगफल आएगा। अच्छा, अब इनके मध्य जो दो रेखाएं बन रही हैं उनके मध्य कोण कैसे आएगा, तो देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स 2√h² माइनस ab/a माइनस b है ना। तो इससे क्या आएगा, इनके मध्य कोण आएगा। दो सरल रेखाएं जो व्यक्त करते हैं उन दो रेखाओं के मध्य कोण ऐसे निकलेगा। ठीक, अब इसके बाद आती है अर्धक कोण समीकरण। अर्धक कोण समीकरण। अच्छा, अर्धक कोण समीकरण कैसे निकाला जाता है, x² माइनस y² xy है ना, x² माइनस y² a माइनस b। ठीक है, a माइनस b और xy/h। इससे निकलेगा हम लोगों का अर्धक कोण समीकरण। अर्धक कोण समीकरण x² माइनस y² a माइनस b इक्वल टू xy/h। इससे क्या निकलेगा, अर्धक कोण समीकरण निकलेगा। ठीक, तो इस टाइप से देखिए अर्धक कोण समीकरण हो गया, ये इसके मध्य कोण कैसे निकलता है वो हो गया। दो सरल रेखा युग्म व्यक्त करेंगे तो क्या शर्त रहती है, डेल्टा बराबर abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस cg² इक्वल टू 0 जो होगा वो दो सरल रेखा युग्म व्यक्त करेगा। आप डेल्टा को चेक करेंगे, डेल्टा ही बताता है कौन सी जो द्विघात समीकरण है सरल रेखा युग्म व्यक्त करता है, कौन सा परवलय निरूपित करता है, कौन सा दीर्घवृत्त निरूपित करता है, कौन सा अतिपरवलय निरूपित करता है। ठीक है, कौन सा वृत्त निरूपित करता है। तो इसको अभी हम लोग आगे भी देख लेंगे, जब अदर कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, वृत्त के लिए पढ़ेंगे और दीर्घवृत्त के लिए पढ़ेंगे, अतिपरवलय के लिए पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों का हम लोग यूज भी वहां करने वाले हैं। अच्छा, एक शर्त और भी छूट रही है, अगर a प्लस बी बराबर क्या हो रहा है 0, तो ये लंब है, दोनों रेखाएं क्या है, दोनों रेखाएं लंब हैं। और अगर h² बराबर ab है तो ये क्या है, समांतर है। तब ये क्या है, h² बराबर अगर ab है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। और अगर a प्लस बी बराबर 0 है तो ये दोनों रेखाएं क्या है, सरल रेखा युग्म क्या है, लंबवत है। ठीक, तो इस टाइप से देखिए सरल रेखा युग्म और सरल रेखा का इससे पहले वीडियो आया था, उसमें केवल सरल रेखा की बात की गई थी और इसमें 3D रेखा और सरल रेखा युग्म दोनों की बात की गई है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, इनके क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक टॉपिक अच्छा सा है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, परवलय का। ठीक है, तो देखिए परवलय का अनुरेखण कैसे करते हैं, परवलय का स्टैंडर्ड समीकरण क्या होता है, नाभिन्नता क्या होती है, शीर्ष क्या होते हैं, नाभि की संख्या तो क्या होगा, इस टाइप से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो परवलय का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y² बराबर 4ax होता है। क्या होता है, y² बराबर 4ax, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इसका अगर हम लोग अनुरेखण करें, एक बात हमेशा समझिए कि जो x और y यानी कि ये 2D फंक्शन है, x और y दो अक्षों की बात करेगा ये। उसके बाद जिस अक्ष का जो घात होती है ना, वो सम हो, तो इसका मतलब ये हमेशा जिस अक्ष पर घात सम होगी उसके दूसरे अक्ष पर ये फंक्शन क्या करेगा, सममित करेगा। किस पे करेगा, दूसरे अक्ष पर सममित करता है। कोई भी आप, कोई जरूरी नहीं आप परवलय की बात करें, किसी भी आकृति की आप बात करें, अगर जिस अक्ष पे जो अक्ष की घात जो है y अक्ष है जैसे, तो इसकी घात अगर सम है तो इसका मतलब दूसरी घात दूसरे अक्ष पे क्या कर देगा, ये सममित करेगा। तो देखिए यहाँ पे y पर ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये किस पे जाएगा, x अक्ष पे जाएगा।
और सममित का मतलब ये होता है कि जैसी आकृति ऊपर बनी हो सेम उसके अपोजिट बनी हो रहा है, ठीक है। अगर इधर बनी है तो आप इधर भी आएगी इसकी आकृति, ऊपर है तो नीचे भी आएगी। सममित का मतलब एक जैसा। तो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y है और ये y डैश है। तो ये हो गया परवलय का अंतरिक्षण। फिर इसमें होती है नाभ। नाभ इसमें होती है a,0। क्या होती है? नाभ जो होती है a,0 होती है। फिर जिधर अंतरिक्षण होता है परवलय का उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी होती है नियता। क्या होती है? नियता, ठीक है। नियता हमेशा अगर a इधर डायरेक्शन a में है तो इधर आएगा x बराबर माइनस a में, इधर आएगा x बराबर माइनस a में। तो नियता का समीकरण क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस a, ठीक। फिर बात आती है नाभिलंब की। अगर नाभिलंब की बात करें तो नाभिलंब जो होता है वो 4a होता है। कितना होता है? 4a। नाभिलंब कितना होता है? 4a, ठीक है। नाभि हो गई नियता। और देखिए ये जहां पे कोई भी आकृति मूल बिंदु को स्पर्श करती वही उसके क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? शीर्ष। तो ये शीर्ष इसके कितने हो जाएंगे? जहां पे अक्ष को टच कर रही है 0 0 पे, मूल बिंदु पे इसको टच कर रही है ना, तो इसका मूल बिंदु पे क्या हो जाएगा? इसका शीर्ष हो जाएगा, ठीक। नाभि नियता हो गई और ये नाभिलंब हो गया। इसके बाद अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसका इक्वेशन चेंज कर देते हैं, y स्क्वायर बराबर -4x कर देते हैं, तो केवल इसका अंतरिक्षण चेंज हो जाएगा। x डैश y डैश किस पे समघात लगी है? y अक्ष पे, तो इसका मतलब x अक्ष पे बनेगा। लेकिन x अक्ष के आगे भी हम लोग माइनस लगा दिया, इसलिए किस पे? x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ये जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक दिशा में जाएगा तो इसका मतलब इसकी नाप हो जाएगी -a,0 हो जाएगी। और इसकी नियता कहाँ चली जाएगी? x बराबर a पे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? x बराबर a पे। शीर्ष इसका 0,0 ही रहना है। शीर्ष कितना रहेगा? शीर्ष इसके 0,0 ही रहेंगे। ये नियता हो जाएगी x बराबर a पे। और नाभिलंब इसका 4a ही रहेगा। नाभिलंब क्योंकि दूरी है, नाभिलंब कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए नाभिलंब कितना आएगा? 4a ही आएगा, ठीक। तो ये होगा इसकी नाम। अच्छा, अब इक्वेशन को x अक्ष के सम्मिलित करा देते हैं, है ना। तो x स्क्वायर बराबर 4a। अगर इस पे कन्वर्ट कर देते हैं तो केवल अक्ष की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस पे चला जाएगा y अक्ष पे चला जाएगा, y अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो इसमें नाभ कितनी होती है? 0,a। कितनी होती है? 0,a। नियता कितनी आएगी इसकी? y बराबर -a। कितना आएगा? y बराबर -a, ये नियता आएगी, ठीक है। और ये नाभि हो गई। अच्छा, नाभिलंब इसका उतना ही आएगा। नाभिलंब कितना आएगा? 4a ही आएगा। कितना नाभिलंब आएगा? 4a आएगा। शीर्ष इसके 0,0 ही रहेंगे। और इसके बाद बात करते हैं, तो इसमें आएगा नाभि कितनी आएगी? 0,-a आएगी। y बराबर a आएगी इसकी नियता। शीर्ष 0 0 रहेंगे, नाभिलंब 4a ही रहेगा। तो इस टाइप से ये 4 तरीके थे जिसमें हम लोग परवलय का अन्वेषण कर सकते थे, ठीक है। इन 4 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं? परवलय का निरूपण कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इसका यूज, ठीक है, कुछ जगहों पर स्पेशली होता है। जैसे अवकल के निश्चित प्रयोग में, अवकलन के निश्चित प्रयोग जो पढ़ेंगे, और समाकलन के जब निश्चित प्रयोग पढ़ेंगे तभी आपका ये जो है आपको वहां पे काम आएगा। क्योंकि वहां पे एक आकृति देगा समाकलन के प्रयोग में, एक आकृति, उससे कहेगा कि इसका क्षेत्रफल याद कीजिए, चाहे वो परवलय की हो, चाहे वो दीर्घवृत्त की हो, किसी भी वक्र की हम लोग वक्र का क्षेत्रफल इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको आकृति बनाना या अन्वेषण करना आना चाहिए, ठीक है। केवल ऑब्जेक्टिव रट्टा मारने से एग्जाम निकलने वाला नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से बना लेंगे और इसको अच्छे से देखिए। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक का डिस्कशन किया है, 3D रेखा का, सरल रेखा, युग्म का और परवलय का। अब अभी हम लोग ये भी समझेंगे अगले वीडियो में कि द्विघात समीकरण, जैसे अभी हमने द्विघात समीकरण लिखा था ax² + 2hxy + by² - 2gf + 2fy + c, ये कैसे किसी भी परवलय को निरूपित करता है, कब किसी द्विघात समीकरण को निरूपित करता है, कब किसी दीर्घवृत्त को निरूपित करता है ना। तो इस टाइप से किसको निरूपित करता है ये भी सीखेंगे, ठीक है।
तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक बटन भी जरूर दबा लीजिए। थैंक यू।